नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कंचन सिंह चौहान जी की कहानी बदजात। लेखिका कंचन सिंह चौहान ने 75% विकलांग होने के बावजूद कभी विकलांगता से हार नहीं मानी और अपनी व्हीलचेयर को पंख बनाकर हौसले और जिजीविषा को नई परिभाषा देती आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी बदजात। दुबली पतली सी वह, बड़ी सी आंखों वाले सांवले चेहरे और थोड़े से भरे होठों के साथ हाथ में चाय की ट्रे लिए सिमटी सकुचाई खड़ी थी। शायद हाथ कांप रहे थे उसके। विष्णु इधर उधर हिलडुल कर थोड़ा संभल कर बैठने लगे थे। भैया जी ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए उन्हें सामान्य रहने का इशारा किया। फरवरी का अंतिम सप्ताह था। बहुत ज़्यादा स्वेटर मफलर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन विष्णु के कानों और कानों की मशीन को छिपाने के लिए भैया जी ने उनके कानों को लपेटकर ढकते हुए बहुत अच्छे से मफलर बांध दिया था। मैंने भैया जी को देखा जो मेरे जेठ थे। वे मूंछों में मुस्कुरा रहे थे। फिर अपने पति की तरफ देखा। उनका चेहरा हमेशा की तरह तना हुआ था। दीदी, मेरी जेठानी, लड़की को एकटक देखे जा रही थी। मेरी बिटिया रिंकल खुद में ही मगन अपने मत्थे पर मेहनत से लाए गए बालों के गुच्छों को बार बार संवार रही थी। और विष्णु कभी अपना नया नया कोट खींच रहे थे, कभी मफलर सही कर रहे थे और कभी तन के बैठते हुए अपना मुंह सीधा रखने की कोशिश कर रहे थे। बिचवई मतलब शादी के मध्यस्थ, जो विष्णु के मामा भी थे, उन्होंने माहौल का चुप्पापन तोड़ते हुए भैया जी से कहा, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए पांडे जी। भैया जी ने मेरे पति की तरफ देखा। इन्होंने अपने चेहरे का खिंचाव बरकरार रखते हुए लड़की से पूछा, प्रेजेंट टेंस कितनी तरह के होते हैं? मैं चौंक गई। इन्हें कैसे पता प्रेजेंट टेंस के बारे में, और उसमें भी कुछ तरह के होते हैं, ये कैसे जान गए? इनकी तरफ आश्चर्य से देखा तो पाया कि इनके बगल में बैठी रिंकल कुछ मुस्कुरा जैसा रही थी। ओह, तो रिंकल ने यह प्रश्न सुझाया है। लड़की ने सिर झुकाए हुए कहा, 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रिंकल हर अल्प विराम के बाद सिर हिला रही थी। ये उत्तर सही होने की सहमति का इशारा था शायद। उत्तर से लड़की की शिक्षा पता चली या नहीं, इस बात को लेकर तो मैं संशय में हूं, लेकिन प्रश्न पूछकर मेरे पति गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं। उनके चेहरे पर दर्प भरा संतोष था, क्योंकि उनके अनुसार यह प्रश्न पूछना ही उनकी विद्वता दर्शा रहा था। सभी फिर चुप हो गए। एक वृद्ध सज्जन, जो शायद लड़की की तरफ से ज्यादा सक्रिय थे, उन्होंने अपनी तरफ से कहना शुरू किया, मंजू की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको पांडे जी। 11 साल की थी जब इसके पिताजी खत्म हो गए। माँ इसकी बड़ी सुशील थी। जब तक वह रही, चाहे जितनी मुसीबत झेल ली, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खान पीन, पहनाव ओढ़ाव में कोई कमी नहीं छोड़ी। बल्कि ईश्वर बड़ा अजीब खेल खेले है कभी कभी। इसके पिताजी के जाने के 3 साल बाद माँ के भी पेट में कैंसर हो गया। किसी तरह 3 साल जिंदा रहीं और फिर वह भी चली गईं। मंजू हमारी तब 17 साल की थी। तब से अपनी और दोनों भाई सबकी साज संभाल यही कर रही है। हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुई है बिटिया। 2 साल पहले खुद सारी जिम्मेदारी उठाकर बड़कने की शादी करी है। अब जब निश्चिंत हो गई अपने मायके की जिम्मेदारी से, तब खुद शादी करने की सोची है। मनोविज्ञान से एमए किया है। ठीक सुविधा मिली होती तो सरकारी नौकरी का कंपटीशन निकाली होती। अभी भी जिस इंटर कॉलेज में पढ़ा रही है, उसमें ऐसे तो एडहॉक पर है, लेकिन थोड़े दिन में जब नौकरी पक्की हो जाएगी, तब सरकारी के बराबर ही तनख्वाह मिलने लगेगी। तनख्वाह की जरूरत है का हमें? तुम्हें क्या लगता है मिसिर? मेरे पति ने फिर अपना रौब दिखाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं पांडे जी, ये कहाँ कह रहे हैं हम तो बस कह रहे थे कि इतने ऊंच नीच से गुजरी है तो आपका घर बहुत अच्छे से संभाल लेगी और इसे भी एक सहारा मिल जाएगा। बेचारे वृद्धजन सकपकाते हुए बोले।
अरे हाँ हाँ, वो तो है ही। भैया जी ने बात संभाली। फिर लड़की की तरफ देखकर कहा, जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ। मैं बस देखती रही उस दुबली पतली काया के इर्द गिर्द लिपटी साड़ी को, हवा से हिलते डुलते, बहकते संभलते अंदर जाते हुए। बिचवई और मिसिर भैया जी और इनका मुंह ताक रहे थे। भैया जी ने मिसिर से कहा, हम जरा बाहर टहल कर आते हैं, और उठ खड़े हुए। उनके उठने में कुछ ऐसा इशारा था कि हम सबको पीछे से उठ खड़े होना था और उनके पीछे चल देना था। बाहर आकर भैया जी ने पूछा, कैसी लग रही है तुम लोगों को? दीदी तो एकदम से उत्साहित हो गई। हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी सीधी दिख रही है। रिंकल ने चहकते हुए कहा, तुम्हें कैसी लगी विष्णु भैया? काली है। विष्णु का मुंह, जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने सीधा रखने की कोशिश की थी, वह फिर से टेढ़ा हो गया। विष्णु की बात सुनकर भैया जी ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे एक शादी पहले काली वाली से कर लो, दूसरी गोरी से कर देंगे। विष्णु ने शर्माते हुए खींची कर अपना चेहरा हाथ से छिपा लिया। भैया जी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम क्या कह रही हो निशानपुर वाली? मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि आखिर मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिला। हम बस ये कह रहे थे कि एक बार लड़की से भी उसकी राय पूछ लेते। अरे लड़की की राय क्या पूछना, उसकी राय के बिना थोड़े यहाँ बुलाया गया होगा हम लोगों को। मेरे पति देव ने अकड़ कर मुझे मूर्ख साबित करना चाहा। बबुआ वैसे सही है कह रहे हैं, फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो तुम ही पूछ लो। भैया जी ने सोचा होगा कि मेरा भी मन रह ही जाए। बाकी परिणाम तो उन्हें पता ही था कि लड़की मना नहीं करने जा रही शादी से। थोड़ी देर में हमें घर के अंदर एक कमरे में लड़की के पास पहुंचा दिया गया। हमने बड़ी सहूलियत से पूछा, विष्णु बस हाई स्कूल तक की पढ़ाई किए हैं, पता है ना तुम्हें? लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं कैसे कहती कि हाई स्कूल तो खाली नाम भर को है। गांव के स्कूल से डिग्री मिलनी थी, जितने चाहे उतने नंबर की मार्कशीट बन जाती। वरना तो विष्णु को अपना नाम लिखने के अलावा कुछ नहीं आता, वह भी हाथ कांपता रहता है। और भी सब जानती हो ना उनके बारे में, उनका शरीर। मैं उस लड़की से खुलकर पूछ लेना चाहती थी कि कहीं बिचवइयों ने किसी धोखे में तो नहीं रखा लड़की को। लेकिन तब तक मंजू के छोटे भाई बड़कने की पत्नी बोल उठी, सब जानती हैं, सब बता दिया है हम लोगों ने। मैंने मंजू की तरफ देखा। उसने सिर झुकाए हुए कहा, शादी तो करनी ही है। छुटकने भी अब शादी लायक हो रहे हैं। बड़कने की तो 2 साल पहले शादी कर ही दी। अब इन लोगों की गिरहस्ती है। इन लोग अपनी मलकई, अपनी जागीर संभालेंगे। हम कब तक इन पर बोझा बनेंगे? फिर कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा ना। उसके इतना कहते ही बड़कने की पत्नी बोल उठी, काहे का समझौता दीदी? बाबूजी भी होते तो ऐसा लड़का ना खोज पाते। 100 बिगहा में तो खाली गेहूं बोआ जाता है पांडे जी के। झारन बुहारन से जाने कितने घर पल जाएं। इसी के साथ बड़कने की पत्नी ने जल्दी पकड़ ली, आप चिंता ना करें, सब एकदम बढ़िया है। चलिए बाहर कुछ खा पी लीजिए। कुछ खाया नहीं आपने, हम देख रहे थे। और देखिए, अगर सब लोगों की सहमति हो जाए तो अभी ही कुछ शुभ साइत कर लिया जाए। हमारे लोगों का भी जी तनी पक्का हो जाए और आपो अपनी बहुरिया लाए की तैयारी शुरू करो। अरे सुन ही रहे हो? बड़कने की दुल्हन ने बाहर की तरफ मुंह करके आवाज लगाई और बड़कने तुरंत सामने खड़े पाए गए। मुझे तो लग रहा था कि मैं लड़की से खुलकर बात नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। सब लोग बैठक में इकट्ठा हो गए। दीदी खुश होकर बाहर खड़ी इनोवा से जेवर के डिब्बे निकाल लाईं। उन्होंने लड़की के गले में हार डाल दिया और बड़े लाड़ से उसकी ठुड्डी पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर कर उसे आंखों में भर लिया। मेरे हाथ में सोने की मोटी सीकड़ देते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ने का इशारा किया। अजीब हूं मैं भी। मंजू के गले में सीकड़ डालते हुए 2 दिन पहले कमरुद्दीन के घर पर सजाया जा रहा बकरा जाने क्यों बार बार आंखों के सामने कौंधने लगा। बकरीद अभी ही बीती है ना। विष्णु ने मंजू को तनिष्क की अंगूठी पहना दी। भैया जी कल ही शहर से लाए हैं। रिंकल ने कहा, आजकल फैशन है,
सगाई में तनिष्क की अंगूठी जरूरी है। मंजू ने सिर उठाकर देखा भी नहीं विष्णु को। जश्न खत्म हुआ। सब हंसते मुस्कुराते इनोवा में बैठ गए। सबके हाथ में उपहार के डिब्बे यह कहकर पकड़ा दिए गए थे कि आपकी हैसियत के सामने तो ये कुछ नहीं है, लेकिन पान फूल जो भी है स्वीकारें। दीदी भैया जी को खुशी खुशी बहुत कुछ बता रही थी। रिंकल मोबाइल पर खटाखट उंगली चला रही थी। विष्णु थोड़ी थोड़ी देर पर कह देते, काली है। उसकी इस अदा पर सब ठहाके मारकर हंस पड़ते। मैं गाड़ी की खिड़की से सड़क के किनारे चलते खेतों को देखे जा रही थी। बिल्कुल वैसे खेत जैसे निशानपुर के। उस खेत में अचानक अपना चेहरा दिख जाता और फिर वो चेहरा मंजू का चेहरा बन जाता। मन घबरा रहा था मेरा। घबराकर अंदर देखती तो अंदर का जश्न और ज्यादा घबराहट पैदा करता। मैं फिर से देखने लगती खेतों की तरफ, खेतों के पार गांव की तरफ, गांव के बीच घरों की तरफ। उन घरों में दिखता एक घर ज्ञान तिवारी का, जिस घर में जाने कितने स्वर तरंग थे। बांसुरी, जन्माष्टमी की मृदंग, होली का ढोल, बहुत बड़ा सा दुआरा, दुआरे पर दंड पेलते ज्ञान तिवारी और उनके साथी। बड़ा सा आंगन, आंगन से लगी ज्ञान तिवारी और उनके साथियों की थालियां। थालियों में 2 तरह की सब्जी, साग, सिकहरी वाली दही, अरहर की कौरी दाल, और इन सब के साथ हर थाली में जरूरी रूप से रखी थी एक एक कटोरी घी की। उस बड़े से आंगन और बड़े से दुआरे के बीच खड़े भैया कह रहे थे, अम्मा, 2 बिटियन के ब्याह बाबूजी किए और 2 खेत बेचे। ऐसे बुजुर्गन की निशानी बेच बेच बिटियन की शादी की जाती है का? हम दोनों भाईन का कुछ सोचेंगे या बस 4 बिटियन की शादी करके अपने रास रंग में सारी जमीन खत्म कर देंगे? अम्मा बड़ी सी थाली में चने की दाल लिए उसमें से अक्सर निकालकर फेंकते हुए बोल रही हैं, का करें हम? किसी की सुने हैं आज तक तुम्हारे बाबूजी? तुम भी तो लड़का नहीं धरे हो, काहे नहीं तुम ही ढूंढते? खोजे तो हैं, तभी तो बात कर रहे हैं। अब खेत न बिकने देंगे अम्मा हम। फसल बिके उसी पैसे से घर का खर्च रख के बाकी पैसा लाजो की शादी में लगा देंगे। करो तब, ठीक है, हम भी एक आध जेवर इधर उधर कर देंगे, लेकिन शादी देखे कहाँ हो? घर द्वार ठीक है ना? घर द्वार तो अम्मा अव्वल है। 100 बिगहा में तो उनके खाली गेहूं बोआ जात है। पौनी परजा तो झारन बुहारन में पली जात हैं। अच्छा, कौन गांव है? पांडेपुरा, उन्हीं के पुरखन का बसावा गांव है। घर तो इतना बड़ा है कि कोई छोट मोट गांव बसी जाए। उस पे लड़का खुद सरकारी नौकर है। कोई चीज की कमी नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई मांग नहीं। भैया खुश होकर बता रहे थे। अम्मा का हाथ अक्सर ढूंढते ढूंढते विस्मय से रुक गया। भैया की बात नहीं रुकी। सरकारी दफ्तर में चपरासी है, उनके बड़े भैया का बड़ा दबदबा है। खाली नाम को जाते हैं दफ्तर, कुछ करना धरना नहीं रहता। घर बैठे तनख्वाह मिलती है, ये जानो। अम्मा अपने लाल पर वारी बलिहारी जा रही हैं। बस एक बात है जो तुमका खराब लग सकती है, वो ये कि लड़का दुजहा है। भैया ने सारी सफेद पुताई पर काली सियाही वाली दवात उड़ेल दी हो जैसे। दुजहा? घबराओ ना अम्मा, हम दुश्मन नहीं हैं लाजो के। दुजहा खाली नाम के हैं। अभी 2 साल पहले शादी हुई थी। कहते हैं बच्चा होने में बहुत खून बहा मेहरारू का। उसी के कारण 1 आध महीना बाद मेहरारू खत्म हो गई। 10 महीने का बच्चा है। बच्चा है? अरे मतलब तुम सीधे काहे नहीं अपनी बहन की गर्दन काट ले रहे हो? इस तरह काहे मार रहे हो? रात हो गई है। अम्मा के बगल में रीसू है और रीसू के बगल में हम। अम्मा लेटी लेटी हमारे बालों में उंगली फिरा रही हैं। भैया जिससे शादी करने को कह रहे हैं उसके लिए हाँ कभी ना करना। कही देना कि दुजहे से शादी करोगे तो हम कुआं इनार ले लेंगे। मैं चुपचाप साफ आसमान के चमकते तारे देख रही हूँ। सुग्गो दीदी की शादी हुई तो कितनी कलह हुई घर में। ताल पर का खेत बेच दिए थे बाबूजी। जीजा घर में पड़े रहते हैं। दीदी भाग के यहाँ आती हैं तो जीजा जी भी आ जाते हैं। भाभी कितना बड़बड़ाती हैं। अम्मा किस किस को तो बर्दाश्त करती रहती हैं। बाबूजी ने कभी उनकी सुनी नहीं।
ज़्यादा समय तो कहारिन काकी के पास ही गुजरता है उनका। भैया बाबूजी का भी गुस्सा अम्मा पर ही उतारते हैं। भाभी चार चार ननदों का भार संभाले खींचती रहती हैं। जिस खेत संपत्ति पर उनकी शादी हुई थी वो तो हर ननद की विदाई के साथ कम हुई जा रही है। अम्मा सब खुद चुपचाप सहती और मुझे भी हमेशा कहती हैं, धीरज औरत का सबसे बड़ा सहारा है। आज पहली बार अम्मा ने इस सहारे को छोड़ने की बात की है। भग्गो दीदी के देवर साथ ही पढ़ते थे। पहले मुझसे एक क्लास आगे थे। बड़ी माता निकल आने के कारण इम्तिहान नहीं दे पाए तो अब मेरी क्लास में आ गए थे। कोई ना कोई बहाना बनाकर घर आ जाया करते थे। कभी कॉपी देने, कभी कॉपी लेने, कभी किसी प्रश्न को हल करने के बहाने बात कर लेते थे। मुझसे कभी कहा तो नहीं, लेकिन लगता यही था कि मुझे पसंद करते हैं। मजाक में एक बार भाभी ने भग्गो दीदी से कहा था, बहुत चक्कर लगाए लगे हैं आपके देवर घर के, उनका काम ही नहीं पूरा होता लाजो बीबी के बिना। सोच रही हैं कि इनसे कही के गाजा बाजा के साथ आपे के घर पहुंचाए दें लाजो बीबी को, हमरो काम बने आपो का। भग्गो दीदी ने तुनक कर कहा था, जितना पढ़ने में तेज हैं धीरू उतने ही सुंदर। पता नहीं कितने लोग तो अभी से दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े हैं। धीरू को तो जानो हमारे खुद के बेटा हैं वे। हमी को उनकी शादी में मलकई संभालनी है तो किसी काली कलूटी से शादी नहीं करेंगे हम अपने देवर की, चाहे हमारी बहन ही हो। मैं आसमान में उड़ते उड़ते जमीन पर आ गई थी। ए लाजो, सुनी कि नहीं? अम्मा पूछ रही हैं। लड़का सरकारी नौकर है अम्मा। तुम कहती हो कि भग्गो दीदी और सुग्गो दीदी के दुल्हा की नौकरी लग जाए तो उन लोगों का भाग भाग कर यहाँ आना छूट जाए। अरे बौरही, अब कहते हैं जब कोई राह नहीं दिखाई देती। बकिर सरकारी नौकरी के खातिर दुजहे से ब्याह कर लेगी। एक बच्चा है उसके, जाते ही सौरी संभालनी पड़ेगी, टट्टी पिसाब सब। एक को दिन दुल्हन नहीं बन पाओगी मोरी बिटिया। अपने लड़के बच्चे होंगे कि नहीं, और कुछो कर लोगी, सौतेली महतारी का नाम हमेशा लगा रहेगा साथ। काहे लगा रहेगा अम्मा? रीसू का भी तो टट्टी पिसाब सब करते ही है ना। जैसे इन्हें पाल लेते हैं उसे भी पाल लेंगे। सौतेली महतारी हम बनेंगे तब ना नाम जुड़ेगा। 8-9 महीने का लड़का क्या जाने सगा सौतेला। मैं आसमान देख देख कर बोले जा रही हूँ, जैसे उन्हीं सितारों को इधर उधर करके गणित बैठाना चाह रही हूँ अपनी किस्मत का। अरे मोर धिया, काहे अपनी जिंदगी पानी में बोर रही है? मास्टर साहब कह रहे थे 12वें में अबकिर जिला टॉप करी है आपकी बिटिया। इतना गुण ढंग पढ़ाई लिखाई काहे सब नाश करे के सोच रही हो? कल्ला भी बड़ी हो रही है अम्मा। भैया को तो सबको निपटाना है, उनके भी तो बिटिया हो गई है। अब कब तक बोझ बने रहेंगे हम? कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा ना। ये किस वाक्य की प्रतिध्वनि थी? थोड़ी देर पहले मंजू ने भी यही बोला था ना, और बहुत दिनों पहले मैंने। यह कैसे? मैं और मंजू आवाज में भी एक हो गए थे। मैंने घबराकर चेहरा इनोवा की खिड़की से अंदर बैठे लोगों की तरफ घुमा लिया, ऐसे जैसे अतीत से वर्तमान की तरफ घुमा लिया हो चेहरा। अंदर भैया जी की आवाज थी। उसका छोटा भाई कह रहा था कि जीजा जी का फोन नंबर दे दीजिए। हम मन मा कहे कि ससुर फोन नंबर अबहिन से ना लो। सुनो निशानपुर वाली, तुम्हारा नंबर दे देंगे। ज्यादा बात खुदे करना, विष्णु से ज्यादा बात ना करने देना। कुछ ऊंच नीच हो तो ठीक नहीं। एक बार फेरा पड़ी जाए फिर चाहे जितना बतियाएं। ओह, फिर कुछ दोहराया सा जा रहा था। मैं फिर से अतीत की तरफ पहुंच गई, निशानपुर की तरफ। कल्ला ने बड़े शौक से इन्हीं भैया जी से अपने जीजा जी का पता पूछा था। भैया जी ने गांव का पता दे दिया था, जहां ये काम करते थे उस सरकारी दफ्तर का पता नहीं। तब भी डर था ना कि इंटर में पढ़ रही लड़की 8वीं पास लड़के से, वह भी अपने गांव के उसी स्कूल से जहां रिपोर्ट कार्ड खुद बनाए जाते थे। चिट्ठी पत्री के बाद कोई ऊंच नीच ना फैला दे। एक बार फेरा पड़ गया फिर बस। इनोवा के रुकने से पता चला कि पांडेपुरा पहुंच चुके हैं हम।
दूसरे ही दिन से घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सिर्फ 2 ही महीने तो बचे थे। भैया जी कह रहे थे 2 महीने बीतते देर कहाँ लगती है, और सच में देर नहीं लगी। 2 महीने बीत चुके हैं। बारात जाकर आज लौटने वाली है। हर तरफ अफरा तफरी मची है। लो, बारात आ भी गई। दुल्हन उतारी जा रही है। लाल साड़ी पहने, ऊपर से लाल चुनरी डाले, सिर झुकाए दीदी धार उतार रही हैं। सभी बड़े बुजुर्ग, मान्य रिश्तेदार, औरतें दुल्हन परछ रही हैं। हमको भी आगे कर दिया गया है। घूंघट के अंदर जाने कैसे मैं खुद को देखने लगी हूँ। कोहबर में बैठाई गई मैं, हंसी मजाक सुनती मैं, छेड़छाड़ से गुजरती मैं। एक अंधेरे कमरे में पियरी पहनाकर बैठा दी गई मैं। चतुर्थी की पूजा हो गई है। गांव भर में सब भाभी लोगों को बहुत चिढ़ाया जाता था चतुर्थी की पूजा के दूसरे दिन। मुझे डर लग रहा है, लेकिन कुछ अच्छा जैसा भी लग रहा है। दीदी ने मेरी गोद में एक बच्चा डाल दिया है। मैंने उसे बहुत प्यार से खुद से चिपका लिया। रीसू 2 दिन से नहीं मिला था मुझसे। आवाज देने पर कोई हरकत नहीं कर रहा। कान कुछ अजीब से हैं, कुछ ज्यादा ही छोटे। वह अजीब ढंग से एक ओर देखे जा रहा है। ऐसा क्यों? मैंने धीरे से पूछा। ऐसा ही है ये, दीदी बता रही हैं। शहर के डॉक्टर बताए हैं, दिमागी रूप से अपाहिज कहा जाता है इन बच्चों को। जब हुआ तब से शरीर थोड़ा फर्क है सबसे। डॉक्टर साहब कहे हैं कि बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा या कोई हरकत करेगा। बहुत हो जाएगी तो 10-11 साल के बच्चे जितनी बुद्धि हो जाएगी। मैं सन्न हो गई हूँ। मैं फिर से देख रही हूँ बच्चे को। वो मुस्कुरा रहा है। दीदी मेरी गोद से बच्चा लेकर चली गई हैं, मुस्कुराकर कहते हुए, बबुआ बेचैन हुए जा रहे हैं। लाओ, लड़का हमें दो। दीदी के जाते ही कोई कमरे में आ गया है। हाँ, मेरे पति हैं। मैं सिर झुकाए बैठी हूँ। पिक्चर में देखा था हमने, घूंघट उठाता है दूल्हा, दुल्हन शर्माई बैठी रहती है। मेरी धड़कन बढ़ गई है। सांकल चढ़ने की आवाज सुनाई दे रही है। दिया बुझ गया है, घुप अंधेरा। मेरी धड़कन और तेज हो गई। कोई बिस्तर पर आ गया है। अब शायद घूंघट उठेगा। नहीं, अचानक किसी ने घसीट कर लिटा लिया मुझे। ब्लाउज की सारी बटन खोल दी। साड़ी जहां जहां रोड़ा बनी खींचकर हटा दी गई। छातियां मसलते हुए कोई हम पर सवार है। यहां वहां हर जगह दांत गड़ाता। ये चूमना तो नहीं था। मैं छटपटा रही हूं। मैं चिल्लाना चाह रही हूं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों खुद ही वह चीख घोंट ले रही हूं। मैं लहूलुहान हूं। बगल में एक शरीर पस्त पड़ा है। उसे कोई मतलब नहीं मेरे दर्द से। उसे नींद आ गई है। ओह, मैं बार बार कहाँ पहुंच जाती हूँ। फिर वही अतीत। वर्तमान में लौटने के लिए मैं गौर से मंजू की तरफ देख रही हूँ। वो मुझे देखकर घूंघट के अंदर से मुस्कुरा रही है। मैं उसकी तरफ से नजर हटा लेती हूँ। सामने मुस्कुराते हुए पति खड़े हैं, विष्णु का कॉलर सही करते हुए। सरकारी नौकर पति, जिसकी नौकरी करने में मुझसे पता नहीं क्या कमी हो जाती है और मैं हमेशा गालियां ही सुनती रहती हूँ। गांव वाले इन्हें मोटी बुद्धि का कहते हैं और इनके लिए मैं बिना बुद्धि की हूँ। गांव वाले कहते, तुम मिली तो इनकी किस्मत खुल गई, और इन्हें लगता है कि यह मिल गए तो मेरी किस्मत खुल गई। सामने खड़े विष्णु शर्माए भी जा रहे हैं और झल्लाए भी। सब विष्णु को देख देख खुश हैं। जब ये सब इतने खुश हैं तो आज इनकी मां होती तो कितनी खुश होती। मैंने खुद को अपराधी भाव से जांचा। मैं उतनी खुश नहीं थी असल में। मैं कुछ उदास थी। उदास थी मंजू के लिए, जिसे मैं उस दिन सोने की चेन नहीं, जिंदगी भर के लिए जंजीर पहना आई थी। लेकिन विष्णु की मां भी तो। सभी एक सी मोटी खाल के तो नहीं होते ना। मेरी तो खाल ही मोटी है। बाद में पता चला था शरीर की कमजोरी से नहीं, मन की कमजोरी से खत्म हुई थी विष्णु की मां। पति अजीब बुद्धि का तो था ही, साथ में शराबी भी था। एक उम्मीद थी कि बच्चे के सहारे जीवन कट जाएगा। उस बच्चे को डॉक्टरों ने मानसिक विकलांग बता दिया। बच्चा घोषित था,
पति अघोषित। सुना है कि 4 महीने के बच्चे का मोह भी नहीं रोक पाया उस औरत को, और किसी रात जाने कब पीछे के कुएं में छलांग लगा दी। मैं उस कुएं की तरफ नहीं गई कभी। वह कुआं बहुत डरावना है। पति की मार खाकर भी नहीं गई। बेटी पैदा करने का कसूर करने के बाद भी नहीं गई। हर रोज उसमें समाई औरत से तुलना में नीचा दिखाए जाने के बाद भी नहीं गई। उसने पांडे खानदान को विष्णु दिया था, वंश। मैंने रिंकल वहीं खड़ी थी, चेहरे पर बिन बात की मुस्कान लिए। दीदी ने कंधा हिलाते हुए कहा, ए निशानपुर वाली, कहाँ खोई रहती हो? दुल्हनिया को तैयार कर दो जरा। उधर देख रही हो विष्णु कैसे बेचैन हुए जा रहे हैं। मैं चौंक कर फिर वापस लौटी। आज में विष्णु की जुबान पर अब भी असर है। ठीक से बोल नहीं पाते। कान में मशीन लगवाई है, उससे थोड़ा थोड़ा सुन पाते हैं। थोड़ा होंठ हिलाने के तरीके से समझ लेते हैं। इस साल 25 पूरे हुए। बुद्धि 11-12 साल के लड़के जितनी ही हो पाई, लेकिन 11-12 साल का लड़का भी तो लड़का ही होता है ना। एक बात तो सबको पता होती है, बीबी का मतलब क्या। विष्णु को भी पता है, बेचैन है वो। ए मम्मी भेजो। दीदी सहित सारी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। विष्णु की रिश्ते की भौजाइयां उनसे मजाक कर रही हैं। एक भौजाई ने मंजू की बांह पकड़कर उठने का इशारा कर दिया है। चतुर्थी की पूजा हो गई है। पियरी पहने मंजू को उसी कमरे में ले जाया जा रहा है जिसमें मैं गई थी। वहां रिंकल ने फूलों से कमरा सजाया है। CFL जल रहा है। बेड के बगल में एक लैंप भी रखा है। मंजू कमरे में जा रही है। मेरी धड़कन तेज हो गई है। विष्णु भी कमरे में चले गए हैं। मेरी धड़कन और तेज हो गई है। दरवाजा बंद हो गया है। सिटकनी चढ़ने की आवाज आई है। खिड़की के शीशे से दिख रहा है लाइट ऑफ हो गई है। अचानक मेरी छातियों में टीस उठ गई है। मेरे चेहरे गर्दन में दांत गड़ने लगे हैं। मैं तड़प उठी हूं। जाने क्या हो गया है मुझे। मैं बंद कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई हूं। मुझे लग रहा है कोई घुटी हुई आवाज आ रही है कमरे के अंदर से। मैं जाने कैसे लहू लुहान सी हुई जा रही हूं, और मुझे जाने क्या हुआ कि मैं दरवाजा बड़बड़ाने लगी हूं। दरवाजा खोलो विष्णु, उसे छोड़ो, तुरंत छोड़ दो उसे। मैं पागलों सी चिल्ला रही हूं। हर तरफ बुझी हुई बत्तियां चटाचट जल गई हैं। सब मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि मैं कर क्या रही हूं। मैं भड़बड़ भड़बड़ दरवाजा पीटे जा रही हूं। दीदी मुझे पकड़ रही हैं। ए निशानपुर वाली, हुआ क्या है? पगला गई हो का? मैंने दीदी का हाथ झटक दिया है। मैंने एक ही रट लगा रखी है। खोलो विष्णु, जल्दी खोलो दरवाजा। मेरे पति और भैया जी भी आ गए हैं। भैया जी की आवाज सुनाई पड़ रही है। ये क्या पागलपन है निशानपुर वाली? और तड़ाक एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है मेरे चेहरे पर। यह मेरे पति का हाथ है। भाग साली, हमारी तो 24 साल से हर रात बर्बाद कर रही है, आज लड़के की भी खोटी कर रही है कमीनी। उस थप्पड़ से मैं रो नहीं रही हूं। दर्द में तो मैं पहले से हूं, थप्पड़ पड़ने से कहीं ज्यादा दर्द में। अचानक धड़ से दरवाजा खुल गया है। कमरे में से दौड़कर आई मंजू मुझसे लिपट गई है। सब मुझे मंजू से अलग कर रहे हैं। मुझे जाने क्या हो गया है आज, वो जो 24 साल से नहीं हुआ था। मैं सबको झटकती धक्का देती हुई मंजू को आंगन में खींच लाई हूं। आंगन के बीचों बीच मैं मंजू को लेकर बैठ गई हूं। मंजू मेरे गले से लगी सिसक रही है। उसके आंसुओं की धार मेरे कंधे भिगो रही है। मेरे आंसुओं की धार उसके कंधे भिगो रही है। मेरे पति की आवाज कमरों को पार कर आंगन तक आ रही है। बदजात। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।